नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। देश में अब तक 38 करोड़ 11 लाख 4 हजार कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश ने 3 करोड़ से अधिक लोगों के कोरोना से स्वस्थ होने के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.22% हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से आगे आने की अपील की। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद फिर बहाल करने और शेर बहादुर देउबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन की ताजिकिस्तान यात्रा पर और रिजर्व बैंक ने निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू की। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए लापरवाही खतरा बना हुआ है और ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। वे इन राज्यों में कोविड की स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री की ये पहल कोविड महामारी की रोकथाम की रणनीति का एक हिस्सा है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार समग्र सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण के साथ वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। पिछले सप्ताह मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों द्वारा कोरोना के उचित व्यवहार के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने आगाह किया था कि एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड-19 पर काबू पाने की लड़ाई कमजोर हो सकती है। वहीं कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह सचिव ने भी पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर एक बैठक की थी। बैठक के दौरान इन राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे जिला और शहर स्तर पर स्थिति की सख्ती से निगरानी करें। इसके अलावा जहां कहीं भी कोरोना के मामले में बढ़ोतरी का कोई भी प्रारंभिक संकेत दिखाई देता है तो उस पर काबू पाने के लिए समय पर उपाय करें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोविड से बचाव के लिए 38 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक कुल 38 करोड़ 11 लाख 4 हजार 836 टीके लगाए गए। सभी के लिए टीका लगाए जाने का नया चरण 21 जून से आरंभ हुआ था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 37 लाख से अधिक टीके लगाए गए। कल 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 16 लाख 61 हजार से अधिक लोगों को पहला और 1 लाख 40 हजार लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। तीसरे चरण में अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 वर्ष की आयु के 11 करोड़ 41 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 38 लाख 88 हजार से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 से 44 आयु वर्ग के 50 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। कोविड संक्रमण की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश में
कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। महामारी शुरू होने के बाद कुल संक्रमितों में से 3,14,713 मरीज पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 36,649 मरीज कल स्वस्थ हुए। देश में स्वस्थ होने की दर 97.22% है और इसमें लगातार वृद्धि का रुख बना हुआ है। कल 37,000 से अधिक लोगों में संक्रमण हुआ। पिछले 15 दिनों से संक्रमण की दैनिक संख्या 50,000 से कम बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सतत और संयुक्त प्रयासों के कारण ये संभव हो पाया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से आगे आने की अपील की है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। गृहमंत्री अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को आवश्यक वस्तुओं की किट उपलब्ध कराने वालों के लिए गांधीनगर में राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री शाह ने कहा कि कोविड के खिलाफ संघर्ष ने लोगों के पराक्रम को दिखाया है, जो आगे भी जारी रहना चाहिए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा शुरू किए गए कोरोना सेवा यज्ञ अभियान के अंतर्गत राजभवन ने अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को आवश्यक वस्तुओं की 1 लाख किट वितरित की है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गुजरात में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 32 नए मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में 262 मरीज ठीक हुए और उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 8,13,399 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 98.68% हो चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक 9 नए मामले अहमदाबाद में दर्ज हुए। राज्य में इस वक्त 801 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 7 मरीज वेंटिलेटर पर है। गुजरात में कल 2,54,759 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने कहा है कि गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाने के लिए मातृ कवचम योजना शुरू की जाएगी। इसके साथ ही सभी गर्भवती महिलाओं को वार्ड स्तर पर आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। विशेष दिनों में जिला स्तर पर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि गर्भावस्था के दौरान कोरोना का टीका कभी भी लगवाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में कोविड मामलों में गिरावट। राज्य सरकार ने कुछ और गतिविधियों में प्रतिबंधों पर छूट देने की घोषणा की है। अब शादी समारोह में अधिकतम 100 आदमी और दाह संस्कार में 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। सिनेमा हॉल 50% की क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। रेस्तरां खुलेंगे और बाजार 10 बजे रात तक खुले रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या घटकर 296 हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। राज्य में कल 18 नए कोविड मामले दर्ज किए गए, जबकि सक्रिय मामले घटकर 296 हो गए हैं। राज्य के 44 जिलों में कोविड-19 का कोई मामला नहीं है। 18 नए मामलों में से 8 भोपाल के, 3 इंदौर के, जबलपुर के 2 और नीमच, राजगढ़, सागर, शिवपुरी और सिंगरौली में 1-1 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण पर नजर रखने के लिए रोजाना 72,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ओडिशा में कोविड मरीजों की दैनिक संख्या कम होकर 2,000 से नीचे आ गई है। राज्य में कल 1,993 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 2,824 मरीज स्वस्थ हुए। एक रिपोर्ट। राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आई है। पिछले 1 महीने से कोविड मरीजों की संख्या 3,000 से कम है। राज्य के 30 जिलों में से 6 में संक्रमितों की संख्या कुछ अधिक है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है और राज्य में कोविड संक्रमितों की संख्या 24,000 है। भुवनेश्वर से गिरीश चंद्र दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। केरल में एक और व्यक्ति के जीका वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर राज्य में संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में भर्ती 73 वर्षीय महिला में परीक्षण के बाद जीका वायरस की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने ओलंपिक खेलों की तैयारियों की समीक्षा की थी। महामारी के बीच खिलाड़ियों के निर्बाध प्रशिक्षण, ओलंपिक कोटा हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी भागीदारी, एथलीटों का टीकाकरण और उन्हें दिए जा रहे अन्य सहयोग के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पिछले महीने प्रधानमंत्री ने कहा था कि टोक्यो में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों ने लंबे समय तक कठोर परिश्रम किया है। खिलाड़ियों के संघर्ष और उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे खिलाड़ी प्रेरणा स्रोत हैं। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री का ये संवाद ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। भारत की ओर से 18 खेलों में भाग लेने के लिए कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे। किसी भी ओलंपिक में भारत की ओर से भेजा जाने वाला यह सबसे बड़ा दल है। इस बार भारत 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा है। यह पहला मौका होगा जब भारत इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न खेलों की अलग अलग प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा है। इसके अलावा इस बार भारत की ओर से अपने खेल इतिहास में पहली बार एक फेंसर भवानी देवी ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं नेत्रा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक हैं, जबकि साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज तैराकी में ए योग्यता मानक हासिल करके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले देश के पहले तैराक हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए अब 11 दिन शेष रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर और सीमा पुनिया की। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले के बादल गांव में 4 मार्च 1996 को जन्मी कमलप्रीत कौर के नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। इस वर्ष मार्च में पटियाला में 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 65.06 मीटर तक डिस्क फेंककर कमलप्रीत 2014 एशियाई खेलों की चैंपियन सीमा पुनिया पर भारी पड़ी थी। भारत में 65 मीटर से अधिक दूरी तक डिस्क फेंकने वाली वे पहली महिला डिस्कस थ्रो खिलाड़ी भी बन गई हैं। कमलप्रीत 64.76 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने के साथ साथ 63.5 मीटर के ओलंपिक क्वालिफाइंग मार्क को पूरा कर इस साल अब तक की विश्व की चौथी सर्वश्रेष्ठ डिस्कस थ्रो खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। उनका प्रारंभिक प्रशिक्षण 2014 से उनके गांव में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र में शुरू हुआ। 2017 में विश्व यूनिवर्सिटी खेलों में वे 6ठे स्थान पर रही। 2019 के एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5वां स्थान हासिल किया। कमलप्रीत इस समय बलजीत सिंह से प्रशिक्षण ले रही हैं, जिनका मानना है कि कमल भविष्य में 68 मीटर से अधिक दूरी तक डिस्क फेंकने की क्षमता रखती हैं। अब बात हरियाणा के सोनीपत में 27 जुलाई 1983 को जन्मी सीमा पुनिया की। वे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल की सबसे वरिष्ठ खिलाड़ियों में से एक होंगी। सीमा जब 11 साल की थी तभी से ही उनका खेलों का सफर शुरू हो गया। सीमा ने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और इंचन एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। सीमा अब चौथी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेने जा रही हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स डेस्क। आकाशवाणी समाचार के विशेष ओलंपिक क्विज को पूरे देश में भारी समर्थन मिल रहा है। इस क्विज में भाग लेने के लिए सुनते रहिए रोज शाम स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।
टोक्यो ओलंपिक से पहले चीयर फॉर इंडिया अभियान के अंतर्गत खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए देश भर से शुभकामनाएं संदेश आ रखे हैं। बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पीवी सिंधु के लिए अपने संदेश में शुभकामनाएं देते हुए उनके पिता ने कहा, हमें उम्मीद है कि सिंधु अच्छा खेलेगी और देश का नाम भी रोशन करेगी। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ और इस बार तैयारी से मैं बहुत खुश हूँ और टोक्यो में जाके वो बढ़िया प्रदर्शन करेगी, मुझे तो बहुत उम्मीद है। इस उम्मीद से ही मैं अपना बेटी को एनकरेज कर रहा हूँ और आई विश हर ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। देश में अब तक 38 करोड़ 11 लाख 4 हजार कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश ने 3 करोड़ से अधिक लोगों के कोरोना से स्वस्थ होने के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.22% हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से आगे आने की अपील की। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद फिर बहाल करने और शेर बहादुर देउबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए आज 2 दिन की ताजिकिस्तान यात्रा पर जा रहे हैं और रिजर्व बैंक ने निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू की। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद बहाल करने और शेर बहादुर देउबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के 10 मई को विश्वास मत हारने के बाद नेपाल में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था। वो निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बहुमत हासिल करने में विफल रहे और सदन में विपक्ष के नेता श्री देउबा के दावा पेश करने से पहले ही उन्होंने 22 मई को संसद भंग कर दोबारा चुनाव कराने पर जोर दिया। न्यायालय के कल के आदेश ने इस निर्णय को पलट दिया और संसद को बहाल कर दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आज ताजिकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। बैठक में संगठन की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। इस वर्ष शंघाई सहयोग संगठन परिषद के गठन के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। बैठक में शंघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की आगामी बैठक की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। डॉक्टर जयशंकर अफगानिस्तान के बारे में शंघाई सहयोग संगठन के संपर्क समूह की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। ये बैठक कल होगी और इसमें अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। रिजर्व बैंक ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से कोई निवेशक एक ही स्थान पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी सभी कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। इसके अंतर्गत खुदरा निवेशक भी अब रिजर्व बैंक में रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी आरडीजी खाता खोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के जारी प्रयासों के तहत रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के शुरू में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा की घोषणा की थी। पैन कार्ड, वैध केवाईसी दस्तावेज, ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ बचत खाता धारक ये खाता खोल सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के पात्र अनिवासी खुदरा निवेशक भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। आरडीजी खाता एकल या संयुक्त रूप से आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले अन्य खुदरा निवेशक के साथ खोला जा सकता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि योजना आरंभ होने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दिन के दौरान आसमान से बिजली गिरने से बच्चों और महिलाओं सहित 41 लोगों की मौत हो गई। सबसे अधिक 14 लोगों के प्रयागराज जिले में मरने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजन को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने बताया है कि 16 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हुए हैं। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों का इलाज कराया जाएगा। प्रयागराज में 14, कानपुर और फतेहपुर में 5-5 मौत हुई हैं। कौशाम्बी में 4, फिरोजाबाद, उन्नाव और रायबरेली में 2-2 मौत की पुष्टि हुई। हरदोई और झांसी में भी 1-1 व्यक्ति के मरने की सूचना है। राहत आयुक्त ने बताया कि इस घटना में लगभग 250 जानवरों के मरने और 20 के घायल होने की खबर है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला बलान नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का पानी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बेतिया के शहरी इलाकों में घुस गया है। गोपालगंज के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं और लोगों को ऊंचाई वाले स्थानों पर भेज दिया गया है। दरभंगा समस्तीपुर खंड पर रेल पटरियां पानी में डूबी हुई हैं और इस खंड पर रेल यातायात आज चौथे दिन भी बंद है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले के धर्मशाला में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ के मद्देनजर सभी विभागों को सतर्क कर दिया है। कल तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सार्वजनिक संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज के नजदीक पर्यटन स्थल भागसू में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान हुआ है। हालांकि जनहानि की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाढ़ से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को विभिन्न जिलों में तेजी से राहत कार्य चलाए जाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा से उत्पन्न स्थिति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य सरकार के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट की आवेदन प्रक्रिया एनटीए वेबसाइट के माध्यम से आज शाम 5 बजे से शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल घोषणा की थी कि यह परीक्षा कोविड मानकों का पूरी तरह से पालन करते हुए पूरे देश में 12 सितंबर को आयोजित होगी। श्री प्रधान ने कई ट्वीट में कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा आयोजित होने वाले शहरों की संख्या 155 से बढ़ाकर 198 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों की संख्या भी पिछले वर्ष के 3,862 केंद्रों की तुलना में बढ़ाई जाएगी। श्री प्रधान ने कहा कि सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों पर मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग स्लॉट उपलब्ध होंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कार्बन उत्सर्जन समाप्त करने के संबंध में कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लद्दाख लेह पर्वतीय परिषद और राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम एनटीपीसी ने लेह में पायलट परियोजना के तहत 1.25 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र लगाने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के उद्देश्य लद्दाख को कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना और लेह को शून्य उत्सर्जन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी आधारित मोबिलिटी वाला देश का पहला शहर बनाना है। यूटी प्रशासन क्षेत्र में कार्बन तटस्थता की दिशा में भूतापी, सौर, पवन और सूक्ष्म जल क्षेत्रों जैसे विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहा है। लेह हिल काउंसिल सीईसी तशी ग्याल्सन, यूटी पावर सचिव रविंदर कुमार, एनटीपीसी आरआईएल की सीईओ मोहित भार्गव ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर के उपस्थिति में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इससे पहले श्री माथुर ने एनटीपीसी अक्षय ऊर्जा द्वारा यूटी सचिवालय में स्थापित 2 सौर वृक्षों का उद्घाटन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के साथ जल जीवन मिशन परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शेखावत आज नवनियुक्त राज्यपाल थावरचंद गहलोत से भी मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की रफ्तार और दैनिक औसत खुराक के बारे में अखबारों ने अपने आकलन दिए हैं। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है 3 करोड़ लोग कोरोना मुक्त। नवभारत टाइम्स ने आगाह करते हुए लिखा है तीसरी लहर तय, लापरवाही पड़ेगी भारी। इसी खबर पर हिंदुस्तान के शब्द हैं सतर्क हो जाएं, तीसरी लहर दरवाजे पर। भीड़ जुटने पर दिल्ली के बाजारों को स्थानीय प्रशासन द्वारा बंद करवाने की खबर भी साथ ही है। जनसत्ता ने लिखा है दुकानदारों को कोविड नियमों के पालन की सख्त चेतावनी। पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के आज होने वाले संवाद पर जनसत्ता ने लिखा है पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के चित्र भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दिए हैं। कोरोना पाबंदियों के कारण दूसरे वर्ष भी शामिल नहीं हो सके आम लोग। राजस्थान पत्रिका ने कई देशों में डेल्टा वेरिएंट के बेकाबू होने पर लिखा है डेल्टा तमाम वेरिएंट पर भारी। पत्र ने लिखा है लापरवाही न बरतें, पर्यटन और धार्मिक यात्राएं टालें, एक ही जगह पर एकत्रित होना तीसरी लहर का कारण बन सकता है। चिकित्सा प्रवेश परीक्षा 12 सितंबर को और आज शाम 5 बजे से एनटीए वेबसाइट पर आवेदन शुरू होने को भी अखबारों ने महत्व दिया है। हरिभूमि की खबर है सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी साफ और छोटा लिखें फैसला ताकि आम लोगों की समझ में आ सके। आतंकवादी गतिविधियों के षड्यंत्र सामने आने पर राजस्थान पत्रिका नापाक इरादे शीर्षक से लिखता है 3000 में तैयार कर रहे थे विस्फोटक, अलकायदा के मानव बम मॉड्यूल थे आतंकवादी। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा से तबाही जैसे हालात को अखबारों ने चित्र के साथ दिया है। हरिभूमि ने इसे मानसून का रौद्र रूप बताते हुए लिखा है गाड़ियां पत्तों की तरह बह गईं। उत्तराखंड में भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित होने तथा कश्मीर में बाढ़ से प्रभावित राहत कार्यों में जुटे सेना के जवानों के चित्र दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों से संवाद करेंगे। देश में अब तक 38 करोड़ 11 लाख 4 हजार कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश ने 3 करोड़ से अधिक लोगों के कोरोना से स्वस्थ होने के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 97.22% हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से आगे आने की अपील की। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने संसद फिर बहाल करने और शेर बहादुर देउबा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए आज 2 दिन की ताजिकिस्तान यात्रा पर जा रहे हैं। और रिजर्व बैंक ने निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।